हाय गाइज, मैं अखिलेश चौधरी सार्थक स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको हिंदी का एक नया चैप्टर आपके सामने स्टार्ट करने चल रहा हूं। देखिए टॉपिक पे आ जाइए। हिंदी भाषा एवं व्याकरण। हमारा आज का जो टॉपिक होगा हिंदी भाषा एवं व्याकरण, इसके सामान्य परिचय के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात आती है हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है। तो हम भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। भाषा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, या यूँ कह ले इसकी जो उत्पत्ति हुई है भास धातु से हुई है। अब ये भास तो समझ में आता है, धातु क्या होती है। तो धातु आप ये समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा के क्रियापद होते हैं। संस्कृत के क्रियापद, इन्हीं को हम धातु कहते हैं। अब भास धातु का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, या इसी को हम कह सकते हैं विचार अभिव्यक्ति। फिर इसी को हम कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान, या विचार विमर्श। ये सभी सब आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, विचार। विचार क्या होते हैं? ज़रा से हम विचार के बारे में जानेंगे। तो विचार के लिए हम देखेंगे कि विचार होता क्या है। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। इसको भी देख लेते हैं, अध्वन्यात्मक इकाई। इसका जब हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मा। आ का मतलब होता है नहीं। ये आ उपसर्ग है आपका एक, जो निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी कि नहीं के अर्थ में। तो यहाँ से अध्वन्यात्मक इकाई का मतलब ये समझ में आया कि आत्मा में उठने वाले ऐसे विचार जिसमें ध्वनियाँ नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अध्वन्यात्मक इकाई। यही विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, और जब हम इनको प्रकट करते हैं तो वही क्या होते हैं? विचार प्रकट करना, विचार अभिव्यक्ति करना, विचारों का आदान प्रदान करना, या विचार विमर्श करना। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई। भाषा के बारे में हमने इतना जान लिया। अब देखते हैं कि भाषा की को हम परिभाषित कैसे करें, भाषा को परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, आगे देखते हैं। भाषा एक साधन है। क्या है? साधन है या माध्यम है। किसका साधन, किसका माध्यम? ठीक है, इसके बारे में ज़रा से हम देखते हैं। एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति। एक या एक से अधिक व्यक्ति। जब किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति से द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के बीच में उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, तो किस माध्यम से, किस साधन द्वारा होता है? तो वही जो साधन या जो
माध्यम होता है वही हमारी क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं इसकी कि किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के बीच उनके जो विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार विनिमय होता है, विचार विमर्श होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। एक लाइन में लिख लेते हैं इसको, इसकी परिभाषा क्या बन सकती है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में विचार विनिमय एक विचार विमर्श, कुछ भी लिख सकते हैं आप, विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करना, सब पर्याय शब्द होते हैं, क्या कहलाती है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में विचार विमर्श का माध्यम ही क्या है, भाषा है। इतनी चीज़ हम लोग जाने। अब इसके बाद आती है थोड़ा से हम इसके और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये तो रही भाषा, भाषा की परिभाषा हो गई। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा से जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। भाषा की विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। क्या होती है, अर्जित संपत्ति। हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि अर्जित संपत्ति कैसे होती है। फिर दूसरी चीज़ आती है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया होती है। चलिए, हम बात कर रहे थे भाषा की विशेषताएं। पहली विशेषता हमने देखा, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। फिर आते हैं, ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अभी हम इसके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। अंतिम स्वरूप नहीं होता है। हाँ, होता क्या है देखते हैं। अगली चीज़ आती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। अगली विशेषता जो आती है हमारी, हम देखते हैं कि भाषा का अपना एक मानक व्याकरण भी होता है, मानक स्वरूप होता है। ऐसा लिख सकते हैं, भाषा का मानक स्वरूप होता है। तो भाषा की ये सभी विशेषताएं हमारे सामने निकल के आती हैं। देखते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कहने से हमारा आशय ये है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में, कहीं भी, किसी भी राष्ट्र देश में या किसी भी भाषाई क्षेत्र में जब जन्म लेता है तो वो अपनी पैतृक भाषाओं को अर्जित करता है अपने माता पिता के माध्यम से। फिर बच्चा जब समाज में रहता है, जाता है, बड़ा होता है, उसका पालन पोषण होता है, तो जिस समाज में रहता है उसी समाज की भाषा को अपने आप में अर्जित कर लेता है। अब बात आती है अंतिम स्वरूप नहीं होने की। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले और चार कोस पे बानी। तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी
तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्षेत्र का विकास होता है, बढ़ता है, उसी तरीके से क्षेत्रों के माध्यम से ये इस भाषाएं हमेशा क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ निकल के आती है कि परिवर्तनशील होती है। ये तो हमने बताया, ये कभी भी अपने अंतिम स्वरूप में नहीं आती है। जैसे हमने प्राचीन समय में देखा कि जब आर्यों का आगमन हुआ था तो उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत से धीरे धीरे बदलाव होते होते आज हम हिंदी के रूप में देखते हैं, जो खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के रूप में हम हिंदी को पाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसका और विकास हो और भी इसका कुछ व्याकरण बने, निर्धारण किया जाए। तो भाषा का अगला देखते हैं कि भाषा का मानक स्वरूप होता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उसका अपना एक व्याकरण होता है। ठीक है, तो ये तो थी भाषा की कुछ विशेषताएं। अब हम आगे देखेंगे कि भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार से हो सकती है। कोई भी भाषा हो, हिंदी ही नहीं, तो भाषा के प्रकार हम डालेंगे हेडिंग, भाषा के प्रकार। तो भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक, फिर आता है आपका सांकेतिक, अगला जो प्रकार है हमारा लिखित। तो इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि ये मौखिक भाषाएं क्या होती हैं, लिखित भाषाएं क्या होती है और सांकेतिक भाषाएं क्या होती हैं। हम जानते हैं कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो ऐसे ही तो हम लोग ये क ख ग घ अंगा या ABCD नहीं लिखने लगे हैं। धीरे धीरे भाषा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो शुरुआत में जब आदिमानव लोग क्या करते थे, उनको अपने अगर उनको विचारों का आदान प्रदान करना होता था तो कहीं आग लग जाए जंगल में तो ही ऊ करके इस तरीके से कुछ आवाज़ टाइप का निकाल करके उसको अगला वाला समझ जाता था व्यक्ति कि ये क्या कहना चाहता था। तो ये क्या होती थी, ध्वनियों के माध्यम से आदान प्रदान होता था। कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं था, कोई मानक स्वरूप नहीं था। ई ऊ ई इस तरीके से कुछ च्यूं करके अपना ध्वनियों का आदान प्रदान, ध्वनियों के माध्यम से आदान प्रदान विचारों का होता था। इसमें होता था क्या, एक व्यक्ति बोलता था, बोलकर और दूसरा उसे सुनकर के आदान प्रदान करते थे विचारों का। फिर धीरे धीरे ध्वनियों का अपना एक संकेत बना दिया गया, कुछ सांकेतिक ध्वनियाँ आ गई। जैसे हम देखते हैं कि कहीं आप रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको इस तरीके का बोर्ड मिलता है, उसमें अगर कहीं भी इस तरीके से बना हुआ मिल गया कि ऐसे, तो आप इसको क्या समझेंगे, इसका मतलब है कि आप आगे चल कर दाहिनी ओर मुड़े। तो ये आपको संकेत के रूप में दिखाई दे रहा है, ये होती है सांकेतिक भाषा। आप सीधा सा एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जैसे मौखिक भाषा का उदाहरण हम देखें तो जब हम फ़ोन करते हैं किसी को कॉलिंग के रूप में, अब फ़ोन बस लगाते हैं, बात हो जाती है, तो क्या है, हम बोल करके और अगला आदमी सुन करके विचारों का आदान प्रदान होता है। सांकेतिक भाषा के रूप में देखें तो हम फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से जब इमोजी चेंज करते हैं, जैसे कोई हंसता हुआ है ये बना देते हैं, फिर इस तरीके से बना देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये सब क्या है, संकेत हैं हमारे। तो यही सब होती है सांकेतिक भाषा। फिर बात आती है लिखित भाषा की। जब हम इन चिन्हों को कोई स्टैंडर्ड मानक दे देते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, तो ये सब क्या है, ए, बी, सी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड मानक है कि यही आ होगा, आ का रूप यही होगा, ई का रूप यही होगा। तो इस तरीके से हमारी लिखित भाषा का आती है। अब यहीं से लिपि का विकास होता है। लिखने की प्रक्रिया ही जो होती है लिपि कहलाती है। तो हमारी जो हिंदी की लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो ये निकली है आपकी ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से, ब्राह्मी लिपि से। तो यहाँ तक हमने जाना भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार। अब हम आगे जो आपको पढ़ाएंगे हिंदी भाषा के रूप में, तो
हमने अभी तक भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, उसके परिचय के रूप में देखा, भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया, भाषा के प्रकार जान लिया। अब हम अगला टाइप जो लेके आएंगे तो हिंदी भाषा से संबंधित हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, हिंदी का विकास क्रम देखेंगे, तो सारी चीज़ें जानेंगे। धीरे धीरे अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे फिर से हिंदी से संबंधित जानकारी लेकर के, हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी लेकर के जो भी होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, देखिए, मित्रों के साथ शेयर करिए, और जितने भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जहाँ पर भी हैं वहाँ आप वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।